नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या यूपी में नेताओं का भरोसा विकास के नारों से उठ चुका है? क्या अब नेता यूपी को भड़काकर, विवाद उठाकर और बदजुबानी से यूपी की जंग जीतेंगे? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे जनता में भाईचारे का भरोसा कम, दुश्मनी का ज्यादा हो जाए। चुनाव के बहाने वोटर्स को भड़काने की कोशिश शुरू हो चुकी है। हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। भाषण भी कैसे हैं आप देखिए। यूपी में बीजेपी सरकार बनी तो मुसलमानों की नमाज बंद हो जाएगी। हिंदुओं के लिए पश्चिमी यूपी कश्मीर बनने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। सवाल यह है कि यूपी में जो नेता विकास के दावों पर वोट मांग रहे हैं, उनकी आंखें अपने ही नेताओं के शर्मनाक बयानों पर बंद क्यों हो जाती है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, फिर से याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया कि धर्म, जाति, भाषा और समुदाय के नाम पर वोट मांगना गलत है, मैल प्रैक्टिस है और जनप्रतिनिधियों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम करना चाहिए। तो फिर यूपी को भड़काने वाले नेताओं में इतनी हिम्मत आती कहां से है कि वो सरेआम देश के कानून और सर्वोच्च अदालत का अपमान करें? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर पार्टियों की शय है? क्या विकास के दावों पर खुद पार्टियों को भरोसा नहीं है और इसीलिए बदजुबानी करते हैं? नेताओं को जानबूझकर आगे उनको किया जाता है। क्या यूपी में चुनाव की जंग बदजुबानी और विवादित बयानों से जीती जाएगी? क्या यूपी में जनता को भड़काकर वोट मिलेंगे? खास मेहमान जुड़ गए हैं, पहले ये रिपोर्ट। वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं, दिल्ली में रहता है। उसके जलने की जरूरत। अजान और भी बंद हो जाएंगी, नमाज और भी बंद हो जाएगी और वोट की पावर खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान का यह आखिरी इलेक्शन हो कि सुरेश राणा का इलाज कर दिया और मैंने मार दिया तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। मुझे इस बात का भय होता है कि 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को सामूहिक पलायन करना पड़ा था, सामूहिक कत्लेआम हुआ था, मां बहनों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ हुआ था। और इस प्रकार का दृश्य कहीं और देखे हैं तो नजदीक से आज हम या तो बंगाल में महसूस कर रहे हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं। हमेशा सांप्रदायिक राजनीति मुलायम सिंह यादव ने की थी और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आएगा, जीने का समय उनका रहा नहीं। तो समाजवादी पार्टी इसी चुनाव में दफन हो जाएगी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पार्टियां यूपी में जनता को भड़का कर लेंगी वोट? दूसरा सवाल, विकास के नारों से किनारा करके विवादित बयानों का सहारा क्यों? तीसरा सवाल, क्या विवाद और बदजुबानी से जीतेंगे यूपी की जंग? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, यूपी में गाली को नेताओं की ताली क्यों? डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, पेशे से सर्जन है, बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का नेतृत्व करते हैं। स्वागत है सर आपका। नवेद सिद्दीकी साहब जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, ऑल इंडिया रेडियो में मशहूर जॉकी रह चुके हैं, 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ प्रचार किया था। सर स्वागत है आपका। अभय दुबे साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, टीवी डिबेट में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। स्वागत है सर आपका। ऋतु सिंह यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता हैं बीएसपी की, टीवी डिबेट में बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखती है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू में आप सभी मेहमानों को एक एक मिनट, 1.5 मिनट जो है दिया जाएगा, बेरोक टोक आप अपनी बात रख सकते हैं और उसके बाद डिबेट को ओपन कर दिया जाएगा। शुरुआत नवेद साहब आपसे करें, इसलिए क्योंकि
ताज़ा ताज़ा बयान तो आजम खान साहब की तरफ से आया है। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब आपसे किसी मसले पर बात हो रही थी तो आपने कहा था बकौल आपके कि साहब उनके तो शब्द भी वजू करके निकलते हैं, तो इस बार जो ये वजू करके इनके शब्द निकले हैं साहब, जी जी जी, ये बताइए कि ये किस रावण की बात कर रहे हैं? कौन है दिल्ली का रावण? रूबिका जी, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक बयान की बात है तो हमारे बयानों को हम लोग तो पहली चीज़ ये है कि विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम अपने वजीर आला की बात करिए, हमारे वजीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं और एक सकारात्मक राजनीति करते हैं, अपना काम देखते हैं, अपने काम की बात करते हैं, किसी और से उनको कोई लेना देना नहीं। लगातार यही कहते हैं कि हम जो हैं अपना काम कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस्ड हैं और अपने काम की ही बात करते हैं। यही हम लोगों को भी उनका आदेश है कि अपने काम की ही बात हम करें। रही बात जुबान की, आपने बहुत अच्छी बात फरमाई। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते खां साहब गुफ्तगू नहीं करते। अब खां साहब के बयानों को गलत नजर से देखा जाता है। अब क्यों, किसी को क्या कहा उन्होंने? पहले तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि रावण दिल्ली में रहता है। अब कोई अपने को दिल्ली का समझे, अब कोई अब कहाँ का समझे ये नहीं मालूम, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। लेकिन जिसके बारे में अगर कुछ कहा तो भाई अब आप अच्छी तरह से रावण से तुलना आदमी क्यों कर सकता है, उसकी भी वजह होती हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए, हमारे नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी पे जाइए, उनके एक नहीं, हमारे यहाँ में आप एक नाम बताती हैं लेकिन उनके में 6-7 नहीं 10 नाम हैं और वो 10 नाम मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। आज की तारीख में 10 नाम मुल्क के बीच में दीवार खड़ी करने की बात कर रहे हैं, वो 10 नाम दरार पैदा कर रहे हैं और उन दरारों को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। एक भी शख्स उनके ऊपर कोई लगाम नहीं कस रहा है। मुल्क बंट रहा है और मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। बस सर, वक्त खत्म हुआ। आपके नेता कुछ कह दें तो वो ठीक है, दूसरे नेता कुछ कह दे तो बट जाएंगे, कट जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे। ये बड़ा सेलेक्टिव आपका क्रिटिसिज्म है, इसी को लेकर बार बार परेशानी होती है। सर, टाइम ने आपको बचा दिया। बहरहाल डॉक्टर पात्रा, बात तो ये सही है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में अजीब व गरीब बयानों की अगर बात आ जाए तो अच्छी खासी लिस्ट है सर। पश्चिमी यूपी पूरी तरह से कश्मीर बनने की राह पर है। आदित्यनाथ बीजेपी के जीते तो कह रहे ना मुरादाबाद और देवबंद में कर्फ्यू लगा दूंगा, बीजेपी सुरेश रैना। मुलायम के मरने का वक्त आ गया है, पार्टी दफन हो जाएगी, संजीव बालियान बीजेपी। प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर में पड़ी पुरानी फाइल है, विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी। विनय कटियार, आदित्यनाथ, विद्या सागर सोनकर। ये सर, ये कितने, मेरे पास लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है। 1.5 मिनट ऊपर तो मेरा सवाल हो जाएगा सर अगर पूछने गई तो। देखिए रूबिका जी, मैं तो जवाब वही दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है, वह है विद्युत, कानून और सड़क, अर्थात विकास, जो कि आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा है। हम विद्युत को लेकर आगे बढ़ेंगे, कानून की व्यवस्था जो खराब हो चुकी है उसे आगे बढ़ाएंगे और सड़क की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में उसे ठीक करेंगे। जहां तक बयानों का सिलसिला है, मुझे आज बहुत कष्ट हुआ जब भारत माँ को डायन कहने वाले आजम खान इस प्रकार के बयान देते हैं। देखिए, वजू करके वो कहते हैं, ठीक कहा हमारे नावेद भाई ने, वो किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, मगर आप जरा समझिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया है। आजकल लखनऊ छोड़ के दिल्ली में कौन रह रहा है? मुलायम जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, वह भी अखिलेश के इशारे पर, ये मुझे लगता है बिल्कुल पार्टी में एक नए तरह की राजनीति हो रही है। अखिलेश के इशारे पर खुद उनके आजम खान ने मुलायम सिंह पर यह प्रहार किया है कि आजकल वो लखनऊ छोड़कर दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसे शब्द अपने बड़े नेताओं के लिए प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है, ये वजू करके सारा शब्द कहते हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के सामने वजू कर कह रहे थे कि बुलंदशहर में जो मां बेटी के साथ बलात्कार हुआ वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा, इन्होंने अपोलॉजी लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फटकार कर कहा कि ये अपोलॉजी लेटर से नहीं चलेगा, दोबारा हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगो। उसके बाद नाक रगड़ के माफी मांगे थे, ये इस प्रकार का वजू कर रहे थे। अगर वजू करके शब्दों का प्रयोग करते तो सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगनी पड़ती। और मैं आपको बोल दूं, बदजुबानी करेंगे तो हिंदुस्तान से माफी मांगनी पड़ेगी। सर, आपके भी तो नेता बदजुबानी कर रहे हैं। ये व्याख्या तो आपने बहुत शानदार की, लेकिन ये व्याख्या आपने की समाजवादी पार्टी नेताओं के लिए, बीजेपी की व्याख्या कीजिए ना सर। इसमें विकास विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास से पहले तो बदजुबानी पड़ी हुई है यहाँ पर। अब दुबे साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ऋतु सिंह, बीजेपी जीती तो यूपी में नमाज बंद हो जाएगी, हाजी याकूब कुरैशी। वाह भाई, गजब हो गया सर। आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है, हाजी याकूब कुरैशी बीएसपी।
इनकी जुबान पे लगाम क्यों नहीं है मैम? नहीं, देखो, इनका ये व्यक्तिगत सोच है, लेकिन इनकी सोच कोई पार्टी की सोच नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा कहा तो इन्होंने क्यों कहा, आपको बता देती हूँ। इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सुरेश राणा जी ने कहा कि वो कर्फ्यू लगा देंगे। आप बताइए, कर्फ्यू लगेगा तो नमाज बंद होगी या नहीं होगी? ये उनको कहने से, अगर ऐसा नहीं कहते तो शायद वो भी अपना व्यक्तिगत जो अपनी सोच थी वो भी शायद नहीं कहती। तो उन्होंने कहा तो इसलिए कहा क्योंकि आपके बीजेपी के नेता ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। उसका जवाब किसी व्यक्ति ने, उसकी सोच ने दिया तो कोई नेचुरल सी बात है। कोई ना कोई, हर आदमी, इनके जितने भी बीजेपी के नेता हैं, कुछ ना कुछ आए दिन किसी ना, कभी आरक्षण के मामले में, कभी औरतों के, यहां तक कि औरतों की सुंदरता के बारे में। क्या आप यूपी में जाएंगे तब भी वो सुंदर चेहरे ही ढूंढेंगे? जिस तरह के आपने एक प्रियंका गांधी को कि हमारे यहाँ तो बॉस और भी अच्छे हैं। तो ये सारे शब्द, इस तरह की बातें नेताओं को तो नहीं शोभा देती हैं, क्योंकि नेताओं को अगर लोग चुनते हैं तो एक आशा की तरफ से उनकी तरफ देखते हैं कि शायद ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन आपकी सोच अगर इतनी गंदी और खराब हो जाएगी तो आप देश के बारे में कब सोचेंगे, लोगों के बारे में कब सोचेंगे? आप लोगों से तो लोगों को मतलब अच्छा करने की जगह आपसे डर लगेगा कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, हमारा शायद बुरा करेंगे। क्योंकि बुरा करने के आपके जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि नेताओं से भी लोगों को डर लगने लगा है। जैसे कभी कभी लोग कह देते हैं पुलिस से थाने में जाकर औरतों को डर लगता है, वैसे ही आजकल के बयानबाजी से औरतों को लगता है कि ऐसे नेता चुनकर आएंगे तो ये हमारे बारे में नहीं सोचने वाले। ये लोगों की सोच हो गई है। तो इसलिए कम से कम नेता, जो भी नेता अगर चुनकर आता है, कम से कम अपनी सोच को बदले। और कानून में भी, देश में भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जो नेता इस तरह की भद्र भाषा का प्रयोग करे उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। और साथ में ये नहीं हो कि उसको तो आप पार्टी से बाहर निकाल दें, उसकी बीवी या किसी और को पद दे दें। तो उसके लिए कम से कम कुछ नियम बनने चाहिए। जी, तो आप कर दीजिए ना, आपकी पार्टी से शुरुआत कर दीजिए। हाजी याकूब जो अजीब अजीब धर्म के नाम पर उकसाने की बातें कर रहे हैं, देखिए, आप बीजेपी के जो नेताओं ने इस तरह के भाषणबाजी किया, क्या उनको बीजेपी ने निकाल दिया? ये कोई हमारी पार्टी का, उनका व्यक्तिगत, बीजेपी ये काम नहीं कर रही है, वो हम भी नहीं कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमारी पार्टी की सोच नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत सोच। और उन्होंने जब बीजेपी के नेताओं ने इस तरह से बोला, जी 1 सेकंड रुक जाइए, 1.5 मिनट मुझे अभी अभय जी को देने, उसके बाद डिबेट ओपन होगी, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। अभय दुबे साहब, आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, ये साथ आपको भी पसंद आ रहा है, तो आजम खान का ये बयान भी आपको पसंद आ रहा है? रूबिका जी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा है। न समाजवादी पार्टी, आजम खान और कांग्रेस पार्टी ने कभी रावण निरूपित नहीं किया। मुझे रामायण काल का एक प्रसंग याद आता है कि कैसे रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्णमृग का रूप धारण कराया और खुद ने छद्म वेश भिक्षुक का धर के माता सीता का हरण किया। और तुलसीदास जी कहते हैं, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। किस प्रकार से कई विधियों से कथा सुना करके राजनीति से, भय से, प्रीत से सीता का अपहरण किया। आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए तो 2014 में देश में किस प्रकार की कथाएं सुनाई गई, किस प्रकार का भय का वातावरण बनाया गया, कैसी प्रीत निभाई गई, अच्छे दिन के गए दिवा स्वप्न दिखाए गए और सत्ता का अपहरण किया गया है। तो मुझको लगता है कि इस दृष्टिकोण से इस पूरे वक्तव्यों को देखना चाहिए। और अब यह दायित्व बनता है देश की जनता का कि वो कैसे जो सत्ता का हरण हुआ है उसको सही मायने में वास्तविकता का धरातल दें और सही रूप में प्रतिपादित करें। अभी संबित पात्रा जी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने गंगा की झूठी सौगंध खाई और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। प्रभु श्री राम को इन लोगों ने छला उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और उनके नाम पर छद्म वेश धारण करके, भद्र वेश धारण करके दस्युवृत्ति के लोगों ने सत्ता पाई है। तो हम सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस प्रयास में है कि इस मुखौटे को हटा करके इनका। सर, कथा अभी यहाँ भी थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने आजम खान के उस बयान को एंडोर्स किया या नहीं किया, आपने निंदा की या एंडोर्स किया, मुझे एक लाइन में ये बता दीजिए। देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के प्रति क्योंकि हम आदर का भाव रखते हैं, वो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो सही स्वरूप है वो मैंने प्रस्तुत किया है। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का कृतित्व है, बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी के आजम खान ने जो बात कही है अभय दुबे जी, वो ठीक कही या गलत कही?
दोनों शब्दों में से एक चुन लीजिए ना। वो प्रधानमंत्री ठीक जी बात के कही या गलत बात प्रधानमंत्री कही? जी के परिप्रेक्ष्य में सोच रही हैं प्रधानमंत्री जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कृतित्व है, ये आजम खान साहब ने बताया। सर ये लोग आप व्याख्या कैसे कर लेते हैं? ये ऐसी वाली व्याख्या जो है वो जनता या हम क्यों नहीं कर पाते हैं? दूसरी पार्टियों के लिए अलग व्याख्या, अपनी पार्टी अपने साथी पार्टी के लिए अलग व्याख्या। रूबिका जी, ये आप चारों ने यही काम किया। जनता ही की व्याख्या है ये। आप चारों ने यही काम किया। हाँ नाविद साहब बताइए, आपके पास क्या अपना एक्सक्यूज लॉजिक है? क्या लॉजिक है नाविद साहब? रूबिका जी, लॉजिक ये है कि ये जो आज आपने मुद्दा उठाया है, पहली चीज ये मुद्दा इसलिए ये गलत मैं कहूंगा क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, और नाम किसी का नहीं लिया। आप जबरदस्ती इसको पोर्ट्रे करके आप जबरदस्ती के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को कहा, ये जबरदस्ती मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है, ट्विटर पे चल रही है चीजें। अरे मैंने तो शुरू में ही पूछ लिया था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब दिल्ली में कौन रहता है? आप मेरे लिए आसान कर दीजिए, कौन है दिल्ली में? कौन? देखिए वो अभय दुबे साहब तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने तो उनसे नहीं कहा। देखिए नहीं, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं कहा, लेकिन जिसको भी उन्होंने कहा जनता समझ गई। वो जनता को बताना चाह रहे थे कौन क्या है, जनता मुझे समझाइए, मैं नहीं समझ जनता से बड़ी ताकत लोकतंत्र में कोई नहीं होती। सर आप तो बहुत करीब है ना, मुझे ये बताइए, मैं नहीं समझ पाई कौन है सर? समझ पाई कौन है? दिल्ली में राहुल गांधी है, दिल्ली में वो संबित पात्रा कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दिल्ली में तो बहुत सारे नेता है सर। ठीक भाई, रूबिका जी, कौन संबित पात्रा जी ने क्या सोचा और ये हमें इसके ऊपर नहीं जाना है। संबित पात्रा जी की बात पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं क्योंकि हम अपने विकास की बात करते हैं। उन्होंने तो दुनिया भर की चीजें बताई और अपने पार्टी के जो सवाल आपने किया उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने लोगों की कोई बात ही नहीं की। वो सिर्फ आजम खान साहब और वो जो मेरा एक शेर है, वो शेर से बहुत मुतासिर हुए कि लफ्ज जब तक वजू नहीं करते। उनके यहाँ, और ये हमारे यहाँ उर्दू में लफ्ज कह देते हैं, उनके यहाँ जुमलेबाजी। दोनों अगर देखिए तो एक चीज अगर आप देखिए, शब्दों का खेल, ये वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ शब्दों, अब ये एक स्कैम लेके आ गए। सर आप लोग मैनिफेस्टो पर बात कर लीजिए, किस पार्टी ने कौन सा काम किया है उस पर चर्चा कर लीजिए। ये हर डिबेट में, हर इलेक्शन टाइम में सर ये डिबेट होती है जिसमें मुझे ये सवाल पूछने पड़ते हैं कि बदजुबानी पर आप लोग लगाम जो है क्यों नहीं लगा पाते हैं। डॉक्टर पात्रा, सवाल आपसे भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर विकास की बात करते हैं, विकास की रथ को रफ्तार देने की लगातार बात करते हैं। यहाँ योगी आदित्यनाथ हो, दूसरे ये सारे जो मैं नाम गिनवा रही हूँ आपको, विनय कटियार हो, विद्यासागर सोनकर हो, इनको क्यों छूट मिल जाती है? बहुत नाम है मोहतरमा, एक सेकंड नवेद साहब, एक सेकंड, ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैंने दोनों को शांत होकर सुना, अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए पहली बात तो है, अभय दुबे जी ने भी वही बात कही और वही भाषा का प्रयोग किया, बहरहाल एक रिलीजियस वे से किया कि मैं प्रवचन देता हूं कह के उन्होंने रामायण की चौपाई सुनाई रावण के मुतस्सिर, और उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर वार किया। खैर हम उसको बड़े गंभीरता से नहीं लेते, मगर एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता रामायण से चौपाई सुना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। कल सोनिया गांधी जी के कहने पर उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया था राम के विषय में, सेतु समुद्रम को लेकर, कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम का तो वजूद ही नहीं है। और इनके जो साथी थे डीएमके के, उन्होंने उसमें लिखा था कि राम ने कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की जो उन्होंने ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर दिया। आज इनको रामायण की चौपाई तक वापस आनी पड़ी। धन्यवाद। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है, यही भारतीय जनता पार्टी की राज की सुंदरता है कि लोगों को रामायण पढ़ना तो पढ़ रहा है, वरना तो आप इटली की किताब पढ़ने में व्यस्त थे। धन्यवाद। अब हाँ एक सेकंड, समित साहब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभय जी, अब मैं बोल सकता हूँ? हाँ एक सेकंड रुकिए। अभय जी जो है वो आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाए। अभय जी आवाज सुनाई दे रही है ना? आप डॉक्टर पात्रा को सुन पा रहे हैं ना आप? हाँ अभी चालू हुई है आवाज। नहीं, वो बीच में हम सब अपने बीच में एक्चुअली हम सब एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है आवाज में। मैं भी बहुत देर तक नावेद साहब को सुन नहीं पाया। खैर मैं अपना विषय रख देता हूं। देखिए दूसरी बात है, जहां तक आपने योगी आदित्यनाथ जी की, नहीं सच टेक्निकल फॉल्ट है। दूसरी बात है, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, मैं इस पे बता दूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने पलायन के विषय में कहा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं रूबिका जी, खुद आपके साथ बैठ के मैंने कई डिबेट किए हैं कैराना को लेकर।
कैराना में जिस प्रकार का पलायन हुआ, यही हमारे कांग्रेस के साथी थे, यही समाजवादी पार्टी के साथी थे जो हम पे हंसते थे, कहते थे ये झूठा है, ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है। मगर खुद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस है, एक रिटायर्ड जज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति हिंदुओं को यहाँ पर मार के भगाया जा रहा है। अब आप ये बता दीजिए जनाब, पलायन हो रहा है। कंट्रोवर्शियल स्टेट में बहुत फर्क है, दोनों चीजों को मिक्स अप मत कीजिए। एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड, सब रुक जाइए। बदजुबानी और फैक्ट्स में मैं पलायन को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मानता ही नहीं हूँ। संबित पात्रा जी जो है वो जीता तो कैराना, मैं पलायन को कंट्रोवर्शियल नहीं मानता जी। उड़ीसा नरेश, एक सेकंड नवेद साहब, एक सेकंड, आप आजम खान पर बात कीजिएगा। एक सेकंड रुकिए, आप उसका उत्तर देता। आप राणा पर मत आइए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है साहब कि मैं कर्फ्यू लगा दूंगा? नहीं, देखिए, अगर उनका यह कहना हुआ होगा कि कानून की व्यवस्था अगर बिगड़ेगी जिस प्रकार की उन इलाकों में बिगड़ी रहती है, मगर समाजवादी पार्टी के कान पर जूं तक भी नहीं रेंगती है। अरे यही तो अगर कला मैं हमें आऊंगा सीखनी है या हम ना सर, आएंगे ये तो आप हम लोगों की कानून जो कला है ना, अपने नेताओं की किसी भी बयानबाजी को इसमें तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, वहां पर कानून की व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है। भक्त रहेंगे और क्यों भारत माता, आप गायन कहते हैं भारत माता को, हम तो भारत माता के भक्त रहेंगे, इसमें कौन सी बुराई है? कौन सी बुराई है इसमें, आप बताइए। आप भारत माता को डायन कह सकते हैं, भारत माता को मां मानते हैं, भक्त रहेंगे उनके, हमें क्या परेशानी है? सर एक सेकंड, भारत माता के भक्त भैया, आजम खान के भक्त आप बनिए। कर रहे हैं नवेद साहब, आपके नेता संबित पात्रा साहब, आपके नेता, एक सेकंड ऋतु जी, आपके नेता अभय जी, आपकी पार्टी के नेता जो बदजुबानी कर रहे हैं, आप चारों में से किसी में भी इतना दम है कि ये कह दे कि गलत कर रहे हैं और हम कहते हैं कि पार्टी से इनको निष्कासित कर देना चाहिए? चारों आप सामने हैं, दम है आप चारों में से सर? किसी देखिए मैम, देखिए बीजेपी के नेता ने जो भाषा का प्रयोग करा कि वो कर्फ्यू लगा देंगे, नहीं, उनका जवाब क्या कोई भी नहीं देगा। 3 पार्टियां हम हैं और चौथे ये हैं। इन लोगों ने कहा, इनके नेता ने कहा, पात्रा से मैं पूछना चाहती हूँ कि कर्फ्यू लगेगा तो नमाज पढ़ी जाएगी? आप ये बताइए। अगर ये कहते हैं कि नमाज बंद हो जाए तो नेचुरल बात है, जब आप कर्फ्यू लगाएंगे तो नमाज बंद, तो आप लोगों को इस तरह के भाषा का प्रयोग ना करें, इस तरह के बयानबाजी का प्रयोग ना करें। एक सेकंड ऋतु जी, क्या मतलब है इसका? नमाज के लिए क्या हाथ पैर में भी कर्फ्यू लग जाते हैं? नमाज तो होगी ना? जब कर्फ्यू लगता है तो नमाज वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है, शायद आपको पता होगा ये बात। कौन सी नमाज की? जिसको नमाज पढ़नी हो घर में पढ़ लेगा ना। ऋतु जी, आपको पता नहीं है। ऋतु जी, आप कहाँ हैं? क्या मतलब है इसका? मतलब आप बीजेपी का फेवर कर रहे हैं, उनको जवाब जी सोच रही है ना, कर्फ्यू लगते ही सब पत्थर के हो जाएंगे ना। नेता आए उनको पत्थरों के बारे में पता है। बीजेपी का फेवर कहाँ गया? मैं तो कह रही हूँ उन्होंने सब पत्थर के हाथी बन जाएंगे। जो सुरेश राणा जी ने कहा, उनकी बात का उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, इस तरह उनको जवाब नहीं देना चाहिए, मैं मानती हूँ, उनका व्यक्तिगत जवाब था, ठीक है, इसलिए उनको नहीं देना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि इससे क्या है, दूसरे लोगों को बल मिलता है। लेकिन कम से कम इन नेताओं के, जो बीजेपी के नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, कम से कम ये बंद करें, और दूसरे नेता इनको जब ये बंद करेंगे इस तरह की भाषणबाजी को, अरे तो कोई इनको जवाब नहीं देगा। लेकिन ये चाहते हैं कि बीजेपी के नेता सब कुछ बोल दें, किसी पार्टी का नेता कोई उनको जवाब नहीं। आप क्या बात कर रही हैं? अच्छा रुकिए एक सेकंड, आपका भाषण बीजेपी के नेताओं पर डिपेंड करता है कि बीजेपी के नेता जो भाषण देंगे उस पर हमारा भाषण का रिएक्शन होगा? एक व्यक्तिगत आदमी की सोच थी। सीधा सवाल यही है, विकास की बात कीजिए ना आप। विकास को साइड में रखकर ये गाली गलौज और इस तरीके की भाषा नेताओं को कब तक सूट करती रहेगी? भड़काकर वोट मांगने का ये सिस्टम कब बंद होगा? तो बदजुबानी में क्यों फंसकर रह जाते हैं? और सीधा सवाल ये है कि बदजुबानी करने के लिए क्या कुछ नेताओं को छूट दे दी जाती है कि ये एजेंडा अपना चलाते रहें, और या हम ये कहते रहेंगे कि ये इनकी व्यक्तिगत सोच है? इसी पर सवाल जवाब हो रहे हैं। शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ नवेद साहब, क्या ऐसा होता है? अभय जी, मैं एक सेकंड आ रही हूँ। क्या ऐसा होता है नवेद साहब कि आजम खान साहब, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है सर, मैं निकलवा रही थी और ये बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं पढ़ने लगी तो, और इनकी शुरुआत हो गई 2010 से मेरे पास उनके सारे कंट्रोवर्शियल बयान है नवेद साहब। सच में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही है, कोई एक्शन नहीं। क्यों? सीनियर लीडर है, कुछ भी कह देंगे। बयान सुन लीजिए, नहीं, हम फिर वही कहेंगे कि एक खान साहब
आजम खान साहब और दूसरी तरफ 10 भारतीय जुमलेबाज पार्टी के लोग, उनके बयानों को देखिए। उनके बयानों को इतना कुछ नहीं कहा जा रहा है, और बस एक बार डिबेट में ये शामिल करके कि ये बयानों को क्या आप रोकेंगे, तो पता लगा उड़ीसा नरेश जो बैठे हुए हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं, ये उनका निजी मामला है, ये निजी बयान है, ये उनकी पार्टी का नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबको साथ लेके चलो। तो 125 करोड़ लोगों में एक तरफ वो ये कहते हैं कि जब हम कोई भी अल्पसंख्यक, जबकि बताइए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी का नाम ना लिया जाए, एक सेकंड, तब भी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो ये 10 लोगों को पहले आप हमको नेता हैं, बाकियों की बात मैं कह रही हूँ, बाकियों की बात मैं उनकी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लूंगी। बीजेपी से मोहब्बत सर थोड़ी कम कर लीजिए ना, आप समाजवादी पार्टी और आजम खान की बात कर लीजिए। ये ऐसा क्यों होता है कि ये साहब एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल बयान देते चले जाते हैं और आप लोग बचाव करते हैं बजाय इसके कि कोई एक्शन ले? क्यों? नहीं, बचाव की बात नहीं है। खान साहब की बात जो है वो बीच में दरो दीवार पड़ने की नहीं है, वो बीच में दरार नहीं पैदा करती है, लेकिन दूसरे लोग जो बात करते हैं ये बीच में दरार पैदा करती है। उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर से खराब है। अब इसको अगर हम देखें दूसरी नजर से, सर मैं अगर बयान पढ़ने लगी ना सर, सच में शर्मिंदगी। अब आप क्यों मुझे बयान पढ़वाने पर मजबूर? सुनिए, मैं शर्मिंदगी की बात नहीं, रूबिका जी आप जो बयान कुछ उनके पढ़ दीजिए, थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी के पढ़ दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप जी पे नहीं पढ़ेंगे उनके बयान। वो काम मैं कर लूंगी। आप जानते हैं बहुत टाइम से मेरे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं, आप ये बात मत कहिएगा कि मैं किसी और का बयान पढ़ूंगी और किसी का नहीं पढ़ूंगी। नवेद साहब, ये तो कतई नहीं हो सकता है, लेकिन आप अपना जवाब दे दीजिए। आजम खान साहब पर किसी तरह का कोई एक्शन समाजवादी पार्टी ले क्यों नहीं पाती है, या फिर आप लोगों ने थोड़ा छोड़ रखा है, ढील दे रखी है कि पीछे से जो है आप शाबाशी देते रहते हैं और आगे जाकर कह दें कि हमने नहीं कहा, ये पार्टी का मामला नहीं है? नहीं, देखिए हमने कभी नहीं कहा। आजम खान साहब ने जब भी कोई बयान दिया, हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमने उड़ीसा नरेश की तरह बैठ के कह दिया हो कि देखिए ऐसा है कि आजम खान साहब का बयान नहीं, ये निजी बयान है, ये हमारी पार्टी का बयान नहीं है। हमने हमेशा कहा आजम खान साहब हमारी पार्टी के एक स्तंभ है, एक मजबूत पिलर है। और रेडियो जॉकीगिरी करिए, ओडिशा नरेश की चिंता मत करिए। बताया कि ये लगातार जो है रेडियो जॉकीगिरी करिए यहाँ पर। वो मोदी जी ने ले लिया है काम हमसे, रेडियो का काम तो मोदी जी ने ले लिया। भाई मेरे रेडियो का काम तो हमसे मोदी जी ने ले लिया है। ना आप पार्टी से बात कर रहे हैं, रेडियो के काम पे बैठ के रेडियो जॉकीगिरी करिए, ला रहे हैं मोदी। कोई ओडिशा नरेश है, कोई जॉकीगिरी, अरे सर क्यों, इसकी क्या जरूरत है? इसी बात जुबानी को लेकर मतलब गजब विडंबना है सर। ये क्या बात हुई? अरे गरीब, मैं बता रहा हूँ, गरीब प्रदेश से क्या आ गए, ये गरीब प्रदेश का मजाक उड़ाएंगे, ये गरीबों का मजाक उड़ाएंगे। सुमित पात्रा जी अपने पढ़े लिखे हैं, वो किसी को व्यक्तिगत किसी के शब्दों को अगर नवेद साहब के इस तरह का मतलब बात करेंगे तो वो शोभा नहीं देता। आप मेरे प्रदेश का मजाक मत उड़ाइए। किसी को भी मतलब बीजेपी के क्या नेताओं की एक ड्रग बन गई है कि किसी को भी आप उनको कह रहे हैं, ये गलत बात कह रहे हैं ना कि आप जो कीजिए, ये गलत बात है। देखिए चैनल पे बैठे, मैं क्यों आप किसी को भी गलत बात करेंगे? ये पार्टी की बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात है। आप चैनल पे बैठे हैं, कम से कम किसी को व्यक्तिगत बात किसी को नहीं कहेंगे। आप किसी पार्टी का पक्ष रखिए, यहाँ पर हम पार्टी का पक्ष रखना है, पार्टी की बात करने आए हैं, ये बहुत गलत बात है। बैठ के माफी मांगिए यहाँ पर, आप दोनों यहाँ पर बैठ के उड़ीसा का मजाक। एक सेकंड रुकिए डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। क्यों सर, क्यों एक सेकंड नवेद साहब, एक सेकंड मैं ऋतु जी से बात कर रही हूँ, एक सेकंड। क्यों ऋतु जी, आपको ओडिशा नरेश पर क्यों कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, किसी की भी बात है, लेकिन जिस तरह ओडिशा ने हमेशा इस तरह की बातें करके मैंने हमेशा ये हमेशा ऐसी व्यक्ति के लिए हमेशा इस तरह मूर्तियों वाली बातें करके आपने पत्थरों वाली सरकार है, मैंने हमेशा सुना। अरे पत्थरों की सरकार की बातें करते, आज मैं इनको ये बताना चाहती हूँ पत्थर क्या है। आप जो राम मंदिर जो की बातें करते ना, हमारी भी आस्था है, वो भगवान भी पत्थर के बने हैं। मतलब ये हमेशा समृद्ध पात्रा जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी भावनाओं पर काबू पाइए ऋतु जी। आप कहाँ जाना था, रंगून पहुंच गए चीन, क्यों? अभय जी
आप लोग सब ऋतु जी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर इस रही है चीज क्या को वैसे? कंडेम भाई, करने के लिए सुनने आए में तो आ रहा है। ना, आप लोग सब इस चीज के लिए ये मेरे ख्याल से आप यही सोच रख के आए हैं कि जो कुछ भी बदजुबानी के तौर पर होता है वो गलत है। आप सभी बदजुबानी करने लग गए। ये व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल आर यू सेटिंग? नहीं देखिए, बिल्कुल अभय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस देश में विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों के लोग रहते हैं और इस देश का सामाजिक ताना बाना जिस प्रकार का है, हम राजनीतिक दलों को ये शोभा नहीं देता कि व्यक्तिगत टिप्पणियां, आक्षेप या इस प्रकार से राजनीति मैं इसको बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। ये उड़ीसा को बार-बार मजाक का पात्र नहीं बनाया जाए। मैं मुझे बहुत बुरा लगा इस बात का। सम्मित जी, एक मिनट, सम्मित जी, उड़ीसा का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। तीन प्रश्न रूबिका जी गंभीरता से आपकी डिबेट में रखना चाहता हूं। बहुत बुरा लगा मुझे कि उड़ीसा के लोगों को देखिए, रूबिका जी के डिबेट को डिरेल करने की जो कोशिश है, इस पर आपको रोक लगानी चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए आप सब, एक सेकंड आप प्लीज, आप आपको लोग सब बहुत इंटरवीन सीनियर करना लीडर्स चाहिए। हैं। अभय जी एक सेकंड रुक जाइए। अगर मेरा कोई मेहमान दुखी है तो ये मेरा फर्ज बनता है। एक सेकंड अभय जी, प्लीज एक सेकंड, इट्स नॉट अबाउट डीरेलिंग एनीथिंग। एक सेकंड रुकिए। अगर कोई आदमी पर्सनली हर्ट है, जगन्नाथ की भूमि है, याद रखिए। सर रुकिए, डॉक्टर पात्रा, बस जगन्नाथ की भूमि है, मजाक मत उड़ाइए उड़ीसा के लोगों का। रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर, आप ही की बात हो रही है, रुक जाइए। अगर आपको पर्सनली ये बात पसंद नहीं आई है, मुझे नवेद साहब के पास जाने दीजिए। नवेद साहब आपके साथी हैं, बहुत टाइम से आपके साथ रह रहे हैं। आपकी बात उन्हें पसंद नहीं आई है। एक सेकंड, आप दोनों आपस में पहले बात कर लीजिए। अभय जी रुकिए ना। नावेद सिद्दीकी, आप जगन्नाथ जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 10 सेकंड याद रखिए इस बात को। ऐसा है, उड़ीसा का नवेद साहब और संबित पात्रा, आप दोनों पहले आपस में बात कर लीजिए सर, और प्लीज मिनट भर में ये मामला सुलझा दीजिए। मैं डिबेट को फिर आगे बढ़ाऊंगी। मोहम्मद घोड़ी पर्सनल फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते हैं। वी आर वेरी, देखिए ये मोहम्मद घोड़ी भी जगन्नाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था। संबित पात्रा जी सम्मान दे रहे हैं। संबित आप सुनिए ना, डॉक्टर पात्रा आप सुनिए एक सेकंड। और उड़ीसा के लोग, बंगाल के लोग, आसाम के लोग सुन लेंगे। अदरवाइज ले रहे हैं सर आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ना आप कल भी लखनऊ में गाली दे रहे थे, आज भी यहाँ गाली दे रहे हैं, और स्टेज के पीछे कह रहे थे भूखे नंगे लोग उड़ीसा के। आपने कहा था ना कि भूखे नंगे लोग हैं, आप लोग क्या करेंगे? हम भूखे सर अभी नंगे कहाँ ओडिशा पहुंच गए आप दोनों पहले। सर वो कल स्टेज के पीछे क्या हुआ मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अजीब स्थिति हो गई आज डिबेट में। अजीब इसलिए क्योंकि हमने बात की थी कि फला पार्टियों के अलग अलग नेता बदजुबानी करते हैं और हालात जो है इतने बुरे हो जाते हैं कि पार्टी को भी परेशानी होती है कि कैसे इसको डिफेंड किया जाए। लेकिन जो सब डिफेंड करने आए थे वही इस पूरे के पूरे दलदल और दंगल में फंस गए। मुझे लगता है आप लोगों ने अपना मसला डॉक्टर पात्रा और नवेद साहब सुलझा लिया होगा। मैं अब इसको नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे सच में नहीं अच्छा लगता है कि मेरा कोई भी मेहमान यहाँ आए और परेशान होकर और दुखी होकर जाए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत ना बनाए। नवेद साहब मुझे लगता है आप भी अग्री करेंगे, डॉक्टर पात्रा आप भी अग्री करेंगे। रूबिका जी मुझे 10 सेकंड बस अभय जी एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, क्योंकि ये दोनों रूट है ना सर, इसीलिए। ना उसको भूल जाइए। डिबेट में ऐसा होता रहता है और मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। दूसरी बड़ी बात है, देखिए नावेद जी मेरे भाई हैं, हम लोग जितने भी लड़े हम लोग राजनीतिक लोग हैं और अलग विषय है ये। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चूंकि हम लोग यहाँ बदजुबानी पर बात कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण देके नावेद साहब से भी पूछना चाहूंगा और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं दोनों से पूछना चाहूंगा। नावेद जी ने कहा कि आजम खान वजू करके कहते हैं। आजम खान ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की जो ताले हैं वो राजीव जी ने खुलवाया था। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह का इंसाफ हो गया, गांधी परिवार को समाप्त कर दिया गया, गांधी परिवार खत्म हो गया, एक एक करके लोग मारे गए। क्या ये वजू करके कहा गया था और क्या कांग्रेस के प्रवक्ता इससे सहमत? भाई अभी जो मुद्दा है इस पे आइए, यह भी बताऊं कैसे लगाम लगाएंगे आप? नहीं वो तो नहीं, आपने कहा था कि जो सब कुछ कहते हैं वो वजू करके कहते हैं। चंद दिनों पहले आजम खान ने खुद मुलायम सिंह जी को हिजड़ा कहा था। आपको पता है कि तो आप ये बताइए क्या ये वजू करके कहा था? बीजेपी की बात कीजिए ना, आप योगी आदित्यनाथ की बात कीजिए, आप विद्यासागर की बात कीजिए, आप संबित भाई मैं बीजेपी महाराज योगी आदित्यनाथ की बात कर ले। गृह राज्य मंत्री खाने पर क्या कहा था याद है आपको? संजय बालियान की कीजिए। उन्होंने कहा था कि लोग वो भूल गए। आप आजम खान की बात कीजिए। नकवी साहब ने क्या कहा था? अभय साहब
मैं योगी आदित्यनाथ पे जवाब दे देता हूं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोल दूंगा। योगी आदित्यनाथ पे आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब सुन लीजिए। रूबिका जी, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर से खराब है। योगी आदित्यनाथ पे आपने मुझसे सवाल पूछा है, अगर आप जवाब चाहते हैं तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। रूबिका जी, आपकी इजाजत हो तो जवाब दे सकता हूं और समझ रहा है सरकार किसकी है। आप चारों पता है क्या कर रहे हैं, मेरे पार्टी के लीडर की बात मत करो, मैं आपको गिना दूंगा दूसरी पार्टी के लीडर ने क्या क्या गलत कहा है। नहीं, मैं तैयार हूं। क्यों नहीं आप लोग, अरे इतना तो मादा होना चाहिए ना सर, इतना करेज तो होना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कह दीजिए। ओपन डिबेट कर लीजिए कि इनके क्या क्या कहा है। इस डिबेट को आप योगी आदित्यनाथ ने गलत नहीं कहा है, संबित भाई नहीं, योगी आदित्यनाथ ने गलत नहीं कहा है, मैं उसको बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने गलत नहीं कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर से खराब है। देखिए रूबिका जी, पश्चिमी यूपी पूरी तरह कश्मीर बनने की राह पर है, ये कहा है। मादा होना चाहिए, ये भड़काने वाली बात नहीं है। क्या है, एक सेकंड आप आप व्याख्या करेंगे, उसको तोड़ मरोड़ के बताएंगे। डॉक्टर पात्रा एक सेकंड रुकिए, अभय दुबे साहब, अभय दुबे साहब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं व्याख्या करूंगा। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ अभय दुबे साहब। देखिए रूबिका जी, मुझको लगता है कि आपने बहुत अच्छे विषय से इस डिबेट को प्रारंभ किया। मैं सिर्फ 3 प्रश्न करना चाहता हूं संबित पात्रा जी। इससे भी अधिक गंभीर बयान वो हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने उत्तर प्रदेश में आकर कहे हैं। उनका अर्थ मैं बताता हूं आपको। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी, देश के गृह मंत्री, ने कहा कि अपराध की क्या परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में। मैं राजनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, राहुल गांधी ने भी कहा था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट जो आपके मंत्रालय से जारी होती है, उसमें आप जब मुख्यमंत्री थे 7,601 हत्याएं हुई, रोज बलात्कार हो रहे हैं और 7,964 हत्या के प्रयास हुए। आज वो 4,732 पर आ गई, 4,897 पर आ गई। आप जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो बच्चों के ये राहुल गांधी पढ़ के नहीं आए थे क्या 15 दिन पहले? ये कागज नहीं दिया था उनको? मोदी जी ने उत्तर प्रदेश लगाम लगानी चाहिए, उन्हें वाकई पार्टी से बाहर करना चाहिए। लेकिन हमें जो जिस क्षेत्र पे इलेक्शन हो रहा है, बाहर का रास्ता आप दिखाएंगे। बिल्कुल बहन जी, कभी भी ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्श दिया। तो मैं ब्रेकिंग नहीं बख्शा होगा बहन जी ने, लेकिन उनका ये ब्रेकिंग चला दूं, मैं आपको बता रही हूं, उनका व्यक्तिगत बयान जवाब था। मैं ब्रेकिंग चला दूं, देखो कोई ना कोई जवाब तो देगा ना। बीजेपी मैं चलाइए, लेकिन मेरी बात को सुनिए। लेकिन मायावती ने हाजी याकूब कुरैशी को विवादित बयान देने पर पार्टी से निष्कासित किया। चला दूं? नहीं, आप देखिए बीजेपी के नेता को सिर्फ उन्होंने जवाब दिया अपनी सोच से, क्योंकि कर्फ्यू लगेगा तो नमाज बंद होगी, स्टैचू ब्रेकिंग, नमाज बंद, पत्थर की मूर्ति ब्रेकिंग या कर्फ्यू बंद हो। अच्छा, तो ये जो आप अयोध्या में क्या कहते हैं, पत्थर की मूर्ति, अब ये बताएंगे जो चुनाव के समय भगवान को निकालते हैं। स्टूडियो में एंकर मैं हूं मैम, रुक जाइए एक सेकंड। नहीं, मैं इनको जवाब दूंगी। रुक जाइए, मैं नंबर दे दूंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। आप सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं करते।